नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग जो अध्याय पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुद्रा क्या है। उसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा के कार्यों का अध्ययन आज करेंगे। तो आइए जानते हैं। लेकिन मुद्रा के कार्यों से पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मुद्रा का जन्म कैसे हुआ, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मुद्रा से क्या क्या हमें लाभ हुए। जो हमारे बार्टर सिस्टम था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसकी जो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, उद्भव हुआ था। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी मुद्रा के संबंध में और इस तरह। और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। आज जान लेते हैं पहले कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे जरूर उतार लीजिएगा। मेरा आपसे फिर यही कहना है। देखिए, मुद्रा के कार्य दिख रहा होगा ना साफ साफ। और मुद्रा के कार्यों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है प्रमुख कार्य यानी प्राथमिक कार्य, जिसको हम प्राइमरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं। दूसरा है सहायक या गौण कार्य, इसे द्वितीयक कार्य भी कहते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन भी कहलाते हैं इंग्लिश में। और ये हैं आपके आकस्मिक कार्य, जो कि कंटेंजेंसी फंक्शंस भी कहलाते हैं। और अन्य कार्य यानी अदर फंक्शंस। अब देखिए, आधा हमने इसको डिवाइड किया है। जो हमारे प्राइमरी हमारे जो कार्य हैं, वर्क हैं, वो क्या है, फंक्शंस हैं, वो 2 भागों में विभाजित हैं। पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। अब सहायक या गौण कार्य या द्वितीय कार्यों के अंतर्गत क्या है, भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। और आकस्मिक कार्य के अंतर्गत क्या है, सामाजिक आय का वितरण। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वितरण भी इसे कहते हैं। और साख का आधार, ये इसके आकस्मिक कार्य हैं। और अधिकतम संतुष्टि का आधार, ये भी इसके कार्यों के अंतर्गत है। अन्य कार्यों के अंतर्गत है शोधन क्षमता की सूचक। शोधन क्षमता का मतलब होता है भुगतान करने की क्षमता। और इसके बाद है इसके बाद है निर्णय की वाहक। फिर आगे है पूंजी को तरलता प्रदान करना। तो ये तो हमने आपको डायग्राम से एक ही बार में हमने आपको समझा दिए कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। लेकिन हम अब मुद्रा के कार्यों के बारे में जब हम विस्तार से अब हम पढ़ेंगे कि ये विनिमय का माध्यम कैसे है, जो इसके प्राथमिक कार्य हैं, इसके सेकेंडरी कार्य हैं, और इसके जो आपके अदर्स कार्य वर्क फंक्शंस हैं, या आपके कंटिजेंसी फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अब जो आपके जो हेडिंग्स दिए गए हैं, इनके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, इसका भी अध्ययन हम क्रम से करेंगे, 1 बाय 1 करके। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी वर्क, इसके प्राइमरी फंक्शंस इसके कौन से हैं। इसमें पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। तो देखिए, पहला जो आपके प्राइमरी फंक्शंस हैं, इनको आधारभूत फंक्शंस भी कहा जाता है, आधारभूत कार्य भी कहा जा सकता है, आवश्यक कार्य भी कहा जाता है, और मौलिक कार्य भी कहा जाता है इन्हें, जो इसके प्राथमिक कार्य हैं, किसके, मुद्रा के। तो आइए हम पहले इनको जान लेते हैं। विनिमय का माध्यम किसे या कैसे कहते। देखिए, पहला है हमारा विनिमय का माध्यम। अब इसमें हमने लिख रखा है कि वर्तमान समय में मुद्रा द्वारा सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान है। तो देखिए, ये इसका पहला कार्य हो गया, विनिमय का माध्यम। क्योंकि वर्तमान समय में सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के द्वारा खरीदी और बेची जा सकती हैं, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान है। सर्वग्राह्यता का मतलब मैं आपको इसको पहले भी बता चुकी हूँ, जो इसका पहला वीडियो था, पिछला वीडियो, कि मुद्रा को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है सामान्य रूप से, और कोई भी बिना किसी विशेष जांच या बिना किसी संदेह के। और कोई चीज़ होगी, जैसे अभी हम कुछ सोना लेकर जाएं, चांदी लेकर जाएं, तो वहाँ पर संदेह होगा। यही तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ थी, इसीलिए मुद्रा का जन्म हुआ। तो ये विनिमय का माध्यम है। आज वर्तमान समय में हम रुपया लेकर जाते हैं, मुद्रा लेकर जाते हैं, और कोई भी वस्तु हम खरीद लाते हैं। दूसरा इसका कार्य है मूल्य का मापक।
अब देखिए मूल्य का मापक कैसे है कि मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं का, जो भी चाहे कोई भी वस्तु हो, उसका मूल्य निर्धारण हो जाता है आसानी से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। और राष्ट्रीय आय की गणना भी मुद्रा द्वारा होती है। ये भी मूल्य मापक इसका सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि ये जो प्राथमिक कार्य है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर क्राउथर ने कहा भी है कि ये जो है लेखे की इकाई के रूप में कार्य करती है। यानी मूल्य के मापक के रूप में जो मुद्रा है वो सर्वमान्य मापक है, जिससे वस्तुओं और सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है। तो ये चीज है मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुद्रा जो है वो सभी के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। तो ये मुद्रा के दो कार्य थे, जो कि प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य, आधारभूत कार्य, आवश्यक कार्य या मौलिक कार्य के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी नाम एक ही इसी के हैं, प्राइमरी फंक्शंस के। ऐसा नहीं कि आप लोग घबरा जाएं अगर आधारभूत कार्य पूछे जाएं या मौलिक कार्य पूछे जाएं तो आप कहें अरे तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये सभी प्राइमरी फंक्शंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्या कि मुद्रा के सहायक कार्य कौन से हैं। गौण कार्य, सहायक कार्य या गौण कार्य एक ही बात है, या द्वितीयक कार्य, यानी सेकेंडरी फंक्शंस इनको कहते हैं। तो हम सेकेंडरी फंक्शंस इसके जान लेते हैं क्या है। हमने आपको पहले भी बताया कि देखिए जैसे लिखा हुआ भी कि भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। लेकिन हम इनकी विस्तार से चर्चा कर लें कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या इसमें हम लिख सकते हैं और ये क्या चीज़ है। तो देखिए इसके सहायक कार्य कौन से हैं। सहायक कार्य को गौण कार्य या द्वितीयक कार्य भी कहते हैं। अब देखिए उसको इंग्लिश में सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। पहला है भावी भुगतानों का आधार। देखिए जो वर्तमान समय है वो साख मुद्रा का युग है, यानी साख सौदा, क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे जो सौदे होते हैं उनका हम तुरंत वर्तमान में भुगतान ना करके भविष्य के लिए भुगतान करते हैं। और जब जो कि वस्तु विनिमय में जिन वस्तुओं का हम भुगतान भविष्य में नहीं कर सकते थे तो उसमें कठिनाइयाँ थी उन सौदों में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन अब क्या है, अब हम इनको कर सकते हैं आराम से। वस्तुएं थी जिनकी भविष्य में क्या कीमत होगी, ये इन चीज़ों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन वर्तमान समय में हम आराम से वो सौदे भी किए जाते हैं जिनका आधार जो है वो मुद्रा है। जैसे कि आपके बॉन्ड हैं, आपके विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं, जो जैसे बॉन्ड है, डिवेंचर है, शेयर है, इनको खरीदना बेचना अब मुद्रा के द्वारा बहुत सरल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं और बहुत सरल तरीका हो गया है। और दूसरी बात यह है कि ये सारे भविष्य के लिए आधार हो जाते हैं कि हम भविष्य में इनकी क्या कीमत होगी और हम इनको कैसे इनको चुकाएं। तो ये होता है पहला कि भावी भुगतानों का आधार, क्योंकि हमने जो समय है वो साख का युग है और इसमें क्या है, आज से बहुत से जैसे भुगतान होते हैं जो कि हम वर्तमान में ना करके उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेते हैं या स्थगित कर देते हैं। और व्यक्तियों को ऋण भी दिए जाते हैं, वो भी मुद्रा में दिए जाते हैं और उनसे वसूल भी मुद्रा में ही किए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भविष्य में की जाने वाले सौदों का भुगतान करने का आधार जो है वो मुद्रा है। किसी व्यक्ति को ऋण दिया जाता है वह भी मुद्रा में ही दिया जाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए भुगतान करने का आधार मुद्रा है, ये मैं लिखना भूल गई थी, मुद्रा है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको उतार लेंगे। और क्योंकि जो भी भुगतान भविष्य में किए जाते हैं या जो भी उधार सौदे किए जाते हैं वो मुद्रा के रूप में ही किए जाते हैं। तो ऐसे आप लोगों को समझ गए कि भावी भुगतानों का जो भी आधार है, यानी बॉन्ड है, शेयर है, आपके डिवेंचर हैं और जितने भी होते हैं साख मुद्रा के रूप से जाने जाते हैं, उनका भुगतान जो है वो भविष्य में किया जाता है। इसका कार्य है मूल्य का संचय। देखिए मनुष्य क्या करता है, अपनी पूरी कमाई को खर्च नहीं करता है, वो भविष्य के लिए भी तो बचाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये संभव नहीं था। आज क्या है, वो अपनी गैर टिकाऊ वस्तुओं को बेच करके और अपनी संपत्ति या कहीं है वहाँ बेच करके अपनी आय के रूप में उसको संचित कर सकता है। सोना है, चांदी है, या मान लीजिए मकान है, दुकान है, जो भी है उसके पास, कृषि खेती है, उसको वो बेचकर मुद्रा के रूप में अपने
पैसे को वो सुरक्षित रख सकता है या अपनी संपत्ति को वो सुरक्षित रख सकता है। और इससे अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बनती है। जिसका भावी भुगतान है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बनती है और मजबूत बनती है। और ये जो मूल्य का संचय है, इसको भी गैर टिकाऊ वस्तुओं को बेचकर उसके मूल्य को संचित किया जा सकता है। मुद्रा टिकाऊ और अक्षय है। ये देखिए इसका लिखा हुआ है, आप लोग उतार लीजिए इसको। और वस्तु विनिमय प्रणाली में ये संभव नहीं था। तो इसका तीसरा कार्य है, दूसरा कार्य है मूल्य का संचय, जो आप लोगों ने अभी देखा। और अगला है इसका मूल्य का हस्तांतरण। तो देखिए कि इसमें लिखा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाती है, यानी आसानी से हो जाती है, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता ही है और वो वैधानिक भी होती है। ये इस मुद्रा के गुणों के कारण वो सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित हो जाती है। और मुद्रा के रूप में ही नहीं हस्तांतरित होती है, जैसे चेक है, एटीएम है, पेटीएम है या ड्राफ्ट है, इसके द्वारा भी ये हस्तांतरित लोग एक से दूसरे के पास हस्तांतरित हो जाती है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद में क्या है कि ये नगद रूप में भी, पहले तो हम साख मुद्रा में भी, साख रूप में भी इसको एक दूसरे हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन ये नगद रूप में भी अपनी परिसंपत्तियों को बेच सकते हैं, बेच करके अपनी मुद्रा को संचित करके रख सकते हैं। तो ये इसका तीसरा कार्य है मुद्रा का हस्तांतरण, क्योंकि मुद्रा सभी के द्वारा सर्वग्राही है और व्यापक है। तो चलिए अब हम इसके तीसरे कार्य देख लेते हैं, जो कि आकस्मिक कार्य कहलाते हैं। चलिए देखिए अब इसके मुद्रा के आकस्मिक कार्य यानी कंटिजेंसी फंक्शंस। सामाजिक आय का वितरण, देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा उपभोग मुद्रा द्वारा ही संभव है। राष्ट्रीय आय का अनुमान तथा उत्पादन के विभिन्न वर्गों में भुगतान मुद्रा द्वारा ही संभव है। अब विभिन्न वर्ग क्या है उत्पादन के? देखिए जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तब क्या होता है, तब मुद्रा के द्वारा ही ये संभव होता है। और उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही जब बड़े पैमाने पर होते हैं तो वो मुद्रा के द्वारा ही संभव होते हैं। दूसरी चीज है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान, वो भी मुद्रा में ही लगता है। इससे पहले हम राष्ट्रीय आय पढ़ ही चुके हैं कि मुद्रा के द्वारा ही राष्ट्रीय आय को, वस्तुओं की तो गणना हम कर नहीं सकते राष्ट्रीय आय में, मुद्रा की ही गणना कर सकते हैं ना। तो राष्ट्रीय आय किससे संभव है? मुद्रा के द्वारा ही। तो मुद्रा से ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अगला है उसका कि उत्पादन के विभिन्न वर्गों में भुगतान। उत्पादन के विभिन्न वर्ग होते हैं ना, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। इनमें किसके द्वारा भुगतान होता है? मुद्रा के द्वारा। वो मुद्रा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी कि हम 2 घंटे के काम का क्या दें, कितना अनाज दें, क्या दें, या चीनी के बदले में कितना गेहूं दें, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। लेकिन अब मुद्रा ने इस चीज़ को संभव बना दिया है। यानी जब भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी राष्ट्रीय आय यानी सामाजिक आय का वितरण किसमें होता है? मुद्रा के द्वारा। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से संभव है। और है इसका साख का आधार कि बैंक जो होते हैं या वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं या ऋणों को फिर जमा किया जाता है, तो वो किसमें किया जाता है? मुद्रा के रूप में ही जमाएं भी स्वीकार की जाती हैं, जो कि मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। और वर्तमान युग में कैसा युग है? साख का युग है। ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि जो भी व्यापारिक बैंकें हैं साख का निर्माण करती हैं। साख का निर्माण करती है ना व्यापारिक बैंकें। ये साख का निर्माण हम आपको जब बैंकों के बारे में पढ़ाएंगे, बैंकिंग के बारे में, तब हम आपको बताएंगे कि साख का निर्माण बैंकिंग कैसे करती हैं। इसको भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो जब साख का निर्माण होता है बैंकों के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा या किसी भी बैंक के द्वारा, तो वो मुद्रा में ही संभव होता है। तो ये साख का आधार भी बनती है मुद्रा। इसका है अधिकतम संतुष्टि का आधार। जब कोई प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि चाहता है, जो उसे सम सीमांत नियम का पालन करने से ही मिल सकती है। आप देखिए जो भी उपभोक्ता होता है उसका क्या होता है? वो चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, और उत्पादक क्या चाहता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये चीज़ क्या है? उपभोक्ता क्या करेगा? सम सीमांत नियम का पालन करेगा, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और अगर आप हमारे पे जाइएगा, हमारे वीडियो में देखिएगा,
तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसका लिंक आप खोलिए और उसको आराम से पढ़िए कि सम सीमांत नियम क्या है। इसे क्वेश्चन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। सम सीमांत नियम में दो बातें मुख्य होती हैं। ये मैं सीमांत नियम में बता चुकी हूँ। सम सीमांत में पहली बात ये होती है कि जो उपभोक्ता होता है वो सभी वस्तुओं से समान संतुष्टि उसको मिलती है, चाहे वो एक्स वस्तु हो या वो वाई वस्तु हो। दूसरा ये है कि जो उसकी इकाइयाँ होती हैं, वो चाहे एक्स की इकाई खरीदे जितनी भी हो, चाहे जितनी वाई की खरीदे, उसे दोनों से समान संतुष्टि मिले और दोनों पर ही समान पैसे खर्च हो जितनी उसकी आय हो। मान लीजिए आय उसकी 600 रुपये है तो वो इस प्रकार से उस आय को खर्च करेगा कि दोनों जो एक्स और वाई हैं उनको दोनों को मिला करके उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यानी 600 रुपये के बराबर उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये चीज़ मैंने आपको सम सीमांत नियम में बताई है। तो इसमें क्या है कि जो भी कोई उपभोक्ता होगा वो जो अधिकतम संतुष्टि चाहता है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि चाहता है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो सम सीमांत नियम का पालन करके ही उसको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, पालन भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है। अगला है इसका पूंजी को सामान्य रूप देना। देखिए, मुद्रा सभी प्रकार की संपत्ति, धन, आय व पूंजी को सामान्य मूल्य प्रदान करती है, जिससे पूंजी की तरलता, गतिशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे तरलता का मतलब होता है नगद रूप, पूंजी को सामान्य रूप देना। इसमें तरलता का मतलब क्या है, ये तरलता शब्द आया है, इसमें क्या है, इसको प्रोफेसर कीन्स ने बताया है तरलता का जाल की अवधारणा में। तरलता का मतलब होता है मुद्रा को कैश रूप में रखना। उन्होंने बताया कि जब ब्याज दर कम होगी तो व्यक्ति उनको बॉन्ड में, प्रतिभूतियों में या डिवेंचरों में निवेश करने की बजाय वो किसमें निवेश करेगा, उसको नगद रखेगा। क्योंकि मुद्रा की मांग, हमने आपको मुद्रा में पढ़ाया था, मुद्रा की मांग 3 प्रकार से होती है। एक तो सामान्य अपने उद्देश्य पूरे दैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति करता है मुद्रा की मांग। दूसरा वो सतर्कता के लिए करता है कि जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई अचानक कोई कार्य आ गया, उसके लिए वो करता है। तीसरा उद्देश्य होता है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य की मांग सबसे लोचदार होती है। तो ये चीज़ें आप जब हम कीन्स का तरलता का जाल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं यानी मुद्रा के कार्य, उनको पहले देख लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, उत्पादन कार्य करते हैं बड़े अनुपात में तो हमें पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो क्या करती है, वो मुद्रा के रूप में ही संभव है। और मुद्रा क्या करती है, पूंजी की तरलता में वृद्धि हो जाती है, गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है और उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है। तो अब हमारा चौथा कार्य और बचा है एक, वो है अन्य कार्य। उसमें भी 2 कार्य हैं, एक है शोधन की क्षमता और दूसरा है निर्णय का वाहक। तो आइए चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। अब अन्य कार्य अदर फंक्शंस में क्या है, शोधन की क्षमता। शोधन की क्षमता क्या है कि जिसके व्यक्ति के पास, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो कोई संस्था हो, उसके पास अगर मुद्रा के रूप में, नगद रूप में अगर उसके पास है पैसा, तो वो क्या करता है, तो वो उस व्यक्ति को आर्थिक एजेंट बनाती है। क्योंकि मुद्रा शोधन की क्षमता का मतलब है भुगतान की क्षमता से, कि वो उसका भुगतान आराम से कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए उसने ऋण लिए और लेकिन उसके पास पैसा है तो वो अपने ऋणों का भुगतान आराम से कर सकता है। तो ये क्या है, ये है शोधन की क्षमता। शोधन की क्षमता भुगतान क्षमता से है। मुद्रा की उपलब्धता व्यक्ति को आर्थिक एजेंट भी बनाती है। तो क्या है कि जिस व्यक्ति के पास नगद मुद्रा होती है वो अपने ऋणों की अदायगी बहुत आसानी से कर सकता है और उसके पास ऋणों की अदायगी यानी ऋणों को भुगतान करने की उसके पास क्षमता होती है। अगला है निर्णय का वाहक। अब निर्णय का वाहक का मतलब क्या है कि जैसे मुद्रा में क्रय शक्ति है, जिस व्यक्ति के पास नगद रूप में मुद्रा है वह उसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है और पूंजी को किसी भी रूप में वो क्या कर सकता है, उसका खर्च कर सकता है। पूंजी को किसी भी रूप में वो खर्च कर सकता है, क्योंकि ये हमें क्रय शक्ति के कारण होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने पैसे को खर्च कर सकता है। और क्या है कि उपभोक्ता मान लीजिए जिस वस्तु का अधिक मूल्य देने को तत्पर है तो उत्पादक क्या करेगा, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा। इसीलिए तो कहा जाता है जो पूंजीवादी था उसमें उपभोक्ता को सम्राट कहा गया, यानी राजा कहा गया, क्योंकि वो क्या करता था, जिस चीज का उपभोग होगा हमारे समाज में,
या हमारे देश में उत्पादन किसका होगा, उन्हीं वस्तुओं का होगा ना। तो पूंजीवाद में उपभोक्ता को राजा या सम्राट कहा गया है। तो देखिए हमने मुद्रा के कार्यों को पढ़ा, लेकिन जो पाल एजिंग हमारे एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मुद्रा के कार्यों को 2 ही भागों में विभाजित किया। जैसे हमने अभी 4 कार्य पढ़े, इनके अलावा पाल एजिंग ने मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला था स्थैतिक कार्य यानी स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है कोई वेग उत्पन्न नहीं होना। उन्होंने बताया कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या हैं, वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं परंतु उसमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं करते। जैसे विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य संचय है, मूल्य का हस्तांतरण है। ये कार्य ऐसे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं किंतु उसमें कोई भी वेग उत्पन्न नहीं करते और ये स्थैतिक कार्य कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। और फिर भी ये कार्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन कार्यों के बिना भी मुद्रा प्रणाली जो है वो नियमन में नहीं आएगी। वो नियमन में सहायता प्रदान करते हैं ये कार्य, मुद्रा के जो स्थैतिक कार्य हैं, और इन्हें निष्क्रिय कार्य और तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। अब देखिए प्रावैगिक कार्य यानी डायनामिक कार्य कौन से हैं, फंक्शंस कौन से हैं। देखिए ये कार्य आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं, ये निष्क्रिय रूप से प्रभावित करते हैं यानी अर्थव्यवस्था संचालन करते हैं, उसमें गति नहीं प्रदान करते, परंतु ये कार्य आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं। और मुद्रा के प्रावैगिक कार्य आय स्तर, आय वितरण, रोजगार स्तर, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करते हैं क्योंकि मुद्रा की मात्रा क्या होती है, सामान्यतः कीमत स्तर को प्रभावित करती है ना। क्योंकि मुद्रा होगी तभी तो कीमत बढ़ेगी या कीमत घटेगी। मुद्रा के बिना कीमत ना घट सकती है और ना बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो स्फीतिक दशाएं उत्पन्न हो जाती है। हमने बताया था स्फीतिक का मतलब होता है महंगाई, और जब मुद्रा की पूर्ति मांग से कम हो जाती है तब क्या होता है, अब स्फीतिक दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये मुद्रा के प्रावैगिक कार्य हैं, यानी प्रावैगिक का मतलब होता है डायनामिक यानी सक्रिय रूप से। और मुद्रा जो है वो आय का, उत्पादन का और रोजगार के स्तर को भी प्रभावित करती है, जैसा देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, और कीमत स्तर को भी प्रभावित करती है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। उसके विपरीत जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तभी ये जो, क्योंकि ब्याज दर में जब कमी होती है तो निवेश बढ़ता है, ब्याज दर में जब कमी होती है तो क्या होता है, निवेश बढ़ता है। तब क्या करते हैं लोग, उसमें बैंकों में रुपया रखना नहीं पसंद करते, ना बॉन्डों को ना शेयर को खरीदना, वो क्या करते हैं, निवेश करते हैं इन चीज़ों में, आय में, जैसे उत्पादन में, रोजगार में। तो मुद्रा होती है तो क्या करती है, आय के, रोजगार के और उत्पादन के स्तरों को, जब उत्पादन अधिक होता है तो लोगों को आय अधिक होती है, जब आय अधिक होती है तो उनका जो जीवन स्तर होता है वो बढ़ता है, उसको खर्च करते हैं, उपभोग बढ़ता है, और जब उपभोग बढ़ता है तो कीमत प्रभावित होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये डायनामिक फंक्शन के अंतर्गत हैं। जब मुद्रा की पूर्ति कम ज़्यादा होती है तब क्या होता है कि निवेश बढ़ता है, और जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तब क्या होता है, तब निवेश का स्तर गिरता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, आय और रोजगार के स्तर में कमी होती है। ठीक है, तो ये है कि मुद्रा, लेकिन फिर भी क्या है कि मुद्रा जो है वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को भी उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, प्रभावित करती है। और मुद्रा जो है वो मौद्रिक एवं राजकोषीय जो नीतियाँ होती हैं उनके संचालन में भी सहायक होती है। तो आज हमने मुद्रा के कार्यों के में पढ़ा कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, पाल एजिंग ने कौन से कार्य बताए हैं, ये भी हमने पढ़ा, और हमने मुद्रा के जो 4 कार्य थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम इतना ही इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम मुद्रा के महत्व के बारे में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, हम इसको नोट्स बना लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्ते।